पूरा देश गणपति विसर्जन में डूबा हुआ है। जरा इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो आज देश में कहीं भी जाइए और खास तौर से मुंबई और महाराष्ट्र में है तो आपको हर जगह नारे सुनाई देंगे गणपति बप्पा मोरिया के, अगले बरस तू जल्दी आके। और इसकी गूंज सब जगह सुनाई दे रही है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ सड़कों पर है। मुंबई में समुद्र किनारे पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से ड्रोन और कैमरे की मदद से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है और इस बीच उमड़ रहा है लोगों का सैलाब। आज मुंबई और आसपास बारिश भी हुई, लेकिन बारिश का कोई खास असर पड़ा नहीं भक्तों पर। बारिश हो रही थी और इधर भक्तों में गणपति बप्पा के प्रति आस्था का गुबार भी चल रहा था। हमारे साथ इस वक्त मुंबई के गिरगांव चौपाटी से सुबोध मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानते हैं, तस्वीरें देखते हैं, क्या उत्साह दिख रहा है। सुबोध, किस तरह का उत्साह है, जरा तस्वीरों के माध्यम से ये उत्साह हमारे दर्शकों को भी पहुंचाएं। नहीं, बिल्कुल उत्साह में तो कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं मेरे सामने अभी ये गणपति आए हैं और कितनी बड़ी प्रतिमाएं हैं, कितना जबरदस्त लोगों में उत्साह है, उल्लास है। और आपको पता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और बड़ी बड़ी इमारत जो यहाँ पर प्रतिमाएं हैं गणपति की वो आएंगी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ मैं जहाँ गिरगांव चौपाटी में मौजूद हूँ, ये चौपाटी में ही लाल बाग के राजा जो हैं उनका भी विसर्जन जो है वो होगा, लेकिन अभी उसमें काफ़ी वक्त है। लेकिन तब तक बहुत सारे यहाँ पर गणपति आ रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आज का दिन है वो इसलिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर बात करें नेचर की, तो आज जब गणपति विसर्जन होते हैं, आप देखिए कितना खूबसूरत होता है कि जो बारिश है, रिमझिम बारिश हो रही है। आज 3 बजे के बाद लगभग पूरे मुंबई क्या महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं और मुंबई के आसपास की जगहों पे बात करूं तो हर जगह रिमझिम बारिश हुई है। और यहाँ जहाँ मैं गिरगांव चौपाटी में हूँ, यहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई, लेकिन भक्तों का उत्साह और ज़्यादा बढ़ा है और भक्त और ज़्यादा अपने हर्षोल्लास से यहाँ पर आए और लोगों ने अभी यहाँ पर गणपति को विसर्जित कर रहे हैं। समंदर है, समंदर पे खास तौर से मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी चाक चौबंद है। मुंबई पुलिस ने तकरीबन 20,000 के करीब अपने कर्मियों को लगाया है, पुलिस कर्मियों को लगाया है। इसके अलावा यहाँ पे NDRF है, यहाँ पे क्विक रिएक्शन जो टीम्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बताऊँ कि लाइफ गार्ड जो है वो भी समंदर में कोई अप्रिय घटना ना हो, कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए वो लोग भी चाक चौबंद हैं। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर अगर भक्तों की बात करें तो एक सैलाब जैसा, अगर समंदर है यहाँ पर पानी से जो गिरगांव चौपाटी में, तो यहाँ भक्तों का भी एक सैलाब, एक समंदर है। चारों तरफ भक्त हैं और भक्त बहुत ही हर्षोल्लास से अपने गणपति को विदा करने के लिए इस शर्त पे या इस वादे के साथ है कि अगले वर्ष वो जल्दी आए। जी बिल्कुल सही आपने कहा, गणपति बप्पा तू अगले बरस जल्दी आना, यही सबकी कामना है। और विसर्जन की तैयारियां जो थी वो तो पहले से चली आ रही थी और इस वक्त पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में और देश के अलग अलग हिस्सों में विसर्जन हो रहा है। सुबोध जो बता रहे हैं, जो लाल बाग के राजा जिनके विसर्जन को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, उनका विसर्जन होना अभी बाकी है। संभवतः आज रात, देर रात में या लगभग भोर के वक्त उनका विसर्जन होगा, जहां पर हमारे संवाददाता सुबोध इस वक्त मौजूद हैं। अब बिल्कुल ठीक कहा आपने सुबोध,
आज जिस तरह से झमाझम बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा है कि मुंबई वासी, महाराष्ट्र वासी बप्पा को नम आंखों से जो विदाई दे रहे हैं, उसी तरह से प्रकृति भी नम आंखों से बप्पा को दे रही है विदाई। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी कि आईआईपीएस ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। यह रिपोर्ट दो बातों को उजागर करती है। पहला, देश में बुजुर्गों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और दूसरा, भारत में बुजुर्ग आबादी की तरफ हो रहे डेमोग्राफिक शिफ्ट को। फिलहाल भारत अपनी युवा और प्रोडक्टिव आबादी के डेमोग्राफिक डिविडेंड को भुनाना चाहता है, और जिसे दुनिया मानती भी है। हमारे यहां एडोलसेंट्स और यंग लोगों की हाईएस्ट पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि भारत में जवानी के ये दिन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज कवर स्टोरी में विस्तार से करेंगे विश्लेषण उभरते भारत की ढलती उम्र का, और समझेंगे कि 2047 तक अगर विकसित होना है हमें, तो युवाओं की तेजी से घटती संख्या की चुनौती से कैसे निपटेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप, मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 उभरते भारत की ढलती उम्र की तस्वीर दिखा रही है। यानी जब भारत आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, उस वक्त देश में बुजुर्गों यानी 60 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोगों की संख्या भी आज के मुकाबले दोगुनी हो चुकी होगी। आइए देखते हैं क्या कह रही है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट। रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक बुजुर्गों की संख्या कुल जनसंख्या का 20.8% होने की संभावना है। ये 2022 के 10.8% के हिसाब से दोगुनी हो जाएगी। यही नहीं, 2046 तक बुजुर्गों की आबादी 0 से 14 साल के बच्चों की तुलना में ज्यादा होने की उम्मीद है, जबकि 15 से 59 साल के लोगों की हिस्सेदारी में गिरावट का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक दक्षिणी राज्यों में हर 5 में से एक व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी। रिपोर्ट सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ने की तेजी को भी दर्शा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 से 2022 के बीच भारत की कुल जनसंख्या 34% बढ़ी, जबकि बुजुर्गों की जनसंख्या 103% बढ़ी। अनुमान से पता चलता है कि 2022 से 2050 के दौरान भारत की कुल जनसंख्या केवल 18% बढ़ेगी, जबकि वृद्ध जनसंख्या 134% बढ़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि बूढ़े होते भारत की ये तस्वीर क्या बता रही है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट सिफारिश करती है कि वृद्धावस्था देखभाल में सुधार किया जाए और सरकार के साथ साथ दूसरे प्रयासों से बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य, वित्तीय सशक्तिकरण और कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाएं और नीतियां लेकर आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत विकसित होने से पहले ही कहीं बुजुर्ग न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रोफेसर अरुण कुमार, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बता रही है हमारे बुजुर्गों का, और एक बड़ा हाईलाइटेड फीचर इसका ये है कि 40% जो बुजुर्ग आबादी है हमारी, वो बहुत गरीब आय वर्ग में है। यानी हर दूसरा जो बुजुर्ग है हमारा, उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे हों ऐसा नहीं लगता। मैं इकोनॉमी पर इंपैक्ट के बारे में बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपका विश्लेषण इस रिपोर्ट पर। ऐसा है कि देखिए, भारत की आजादी के बाद जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि डेथ रेट बहुत कम हो गया, और क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा ज्यादा हुई तो डेथ रेट कम हो गया। तो ये हमारी 2090-91 तक जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें गिरावट आई है, लेकिन अभी भी हम करीब करीब रिप्लेसमेंट लेवल पे आए हैं 2.08 के बढ़त पे। तो अभी हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, 2005 तक करीब 1.6 बिलियन यानी कि 160 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अभी हम 140 करोड़ पे हैं। तो इसमें होगा क्या कि अब जो नौजवान हैं उनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ेगी, तो क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा ज्यादा है, इसलिए जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या अब ज्यादा बढ़ने लगेगी। और इसीलिए जो अभी रिपोर्ट आई हो ये बता रही है
कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और धीरे धीरे जो बच्चे हैं उनकी संख्या से ज्यादा भी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उनको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास जो जनसंख्या होगी वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं वो उतना काम नहीं कर सकते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, बीमारी भी होती है उनको, तो इसलिए उनकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ती है। तो अभी जो है कि कम से कम अगले 15-20 साल तक तो हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा रहेंगे। उसके बाद वो जो सपोर्ट करने वाले हैं जनसंख्या को, उनकी जो प्रोपोर्शनेट संख्या कम होगी। तो ये एक में भी परेशानी अगर हमारे लाइफ सामने इसमें भी दिखे एक है। डेटा ये है सर कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें भी महिलाओं का शेयर ज्यादा होगा और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है। अब देश में स्थिति ये है कि महिलाओं की जब बात आती है और बुजुर्ग हों तो फिर रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे देश के, सामाजिक उसमें सोच है, उनकी डिपेंडेंसी है। तो आपको लग रहा है कि हम तैयार हैं बुजुर्गों की देखभाल के लिए? जी नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में जैसे आपने कहा महिलाओं की संख्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनका डेथ रेट कम होता है, तो उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी। और इस समय खासकर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो महिलाओं का बहुत कम है, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि वो कोई काम कर सकें, तो उनको सपोर्ट करने के लिए बाकी जो यूथ पॉपुलेशन है उसको ही काम करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अभी हमें तैयारी अभी से करनी चाहिए, जिससे कि हमारा यूथ जो डिविडेंड है, अगर उनको शिक्षा अच्छी होगी, उनको नौकरी ठीक ठाक मिलेगी, तभी वो यूथ डिविडेंड मिलेगा। अगर आप देखें तो इस समय बेरोजगारी सबसे ज्यादा शिक्षित नौजवान में है और महिलाओं में है, तो इसकी ही तरफ हमको अभी ध्यान देना पड़ेगा और नौकरी और से ज्यादा पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी चल रही है उस प्रकार से लगता नहीं, क्योंकि जैसे अभी चैट जीपीटी वगैरह आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा शिक्षित नौजवान डिस्प्लेस हो सकता है। जैसे कि शिक्षक हैं उनकी भी संख्या कम चाहिए होगी, बाकी और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी भी। अभी जो अमेरिका वगैरह में जैसे कि टैक्सी ड्राइविंग वगैरह, ऑटोनमस व्हीकल वगैरह के चलते हुए ड्राइवर की जो जरूरत कम हो जाएगी। अभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें रोबोट्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहां पे भी यूथ जो एजुकेटेड यूथ है उसकी जो रिक्वायरमेंट कम हो रही है। तो इसलिए हमें जो स्किल लेवल है वो डेवलप बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अपने दर्शकों को हम एब्सोल्युटली सर, आप बने रहिए सर हमारे साथ। दर्शकों को बड़ी आसान भाषा में बता रहे हैं कि देखिए इम्पैक्ट क्या है। दो संकट आ रहे हैं, एक बुजुर्गों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए हम तैयार नहीं। जो कम उम्र के लोग हैं उनकी संख्या घटती चली जाएगी, और जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो भी इतनी स्किल्ड नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाए। तो ये थोड़ा सा बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। उम्र और अर्थव्यवस्था का बड़ा खास संबंध है, और इसे आसान भाषा में अगर समझना है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 2017 का पेपर कॉस्ट ऑफ एजिंग पढ़िए। यह बताता है कि जैसे जैसे देशों की जनसंख्या बूढ़ी होती जाएगी उसकी जीडीपी ग्रोथ मंद होने लगती है, आबादी के लिए सपोर्ट कॉस्ट बढ़ने लगता है और गवर्नमेंट बजट्स पर प्रेशर आने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका साफ उत्तर यह है कि किसी भी देश में बच्चे और बुजुर्ग प्रोड्यूस करने की बजाय कंज्यूम ज्यादा करते हैं, और जैसे जैसे यह आबादी बढ़ेगी काम करने वाले यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स घटता चला जाएगा और हाई कंज्यूमिंग बुजुर्गों का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। तो क्या भारत में भी यही होने जा रहा है? यह रिपोर्ट देखिए। भारत अपनी जवानी में है, औसत आयु 29 साल की है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड पर फोकस कर रही है। होना भी चाहिए। आखिरकार भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी काम करने वाले लोग डिपेंडेंट्स यानी निर्भर रहने वाले लोगों से ज्यादा है। लेकिन ऐसा लंबे वक्त तक नहीं रहेगा। भारत के सामने चुनौती ये है कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें दूसरे विकसित राष्ट्रों से ज्यादा और तेज मेहनत करनी होगी, और ये सब करना होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन के रहते। जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आर्थिक तरक्की की रफ्तार मंद पड़ती जाएगी। आइए देखते हैं कि भारत की आबादी में बुजुर्गों की तादाद किस तेजी से बढ़ रही है। 1950 में भारत की आबादी में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद सिर्फ 5% थी, लेकिन 2016 में आते आते ये दोगुनी यानी 10% हो गई। यूएन की ताजा स्टडी बताती है कि 2050 तक ये संख्या आज से भी दोगुनी यानी कि 20% हो जाएगी। दूसरी भाषा में अगर बात करें तो अगले 25 सालों में देश की आबादी में करीब 30 करोड़ बुजुर्ग जुड़ जाएंगे। बढ़ती हुई बुजुर्गों की संख्या किसी भी उभरती हुई जनसंख्या के लिए बड़ा चैलेंज होती है।
लेकिन भारत के साथ ये समस्या संख्या के साथ साथ रफ्तार की भी है। भारत में 2011 से 2021 के बीच बुजुर्गों की तादाद 36% की रफ्तार से बढ़ी, जो सामान्य आबादी के बढ़ने की रफ्तार से तिगुनी ज्यादा है। हेल्पेज के आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस जैसे विकसित देश में बुजुर्गों की संख्या दोगुनी होने में 100 साल लगे, लेकिन भारत में ये मात्र 15 साल में ही हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि बढ़ती बुजुर्गों की आबादी सिर्फ भारत की चिंता है। यूएन के मुताबिक 2050 में दुनिया का हर छठा इंसान 65 साल की उम्र से ज्यादा का होगा। इस वक्त हर 11वां इंसान इस उम्र के पार है। लेकिन भारत के लिए संकट वही है कि भारत अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। पश्चिम के देश और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं में ये स्थिति तब आई जब वो अमीर हो चुके थे। और यही वजह है कि जानकार अब 60 साल से ज्यादा उम्र की आबादी की हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान देने की जरूरत बता रहे हैं। एक अहम आंकड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी है। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं भारत में औसतन 19 साल और जिएंगी, जबकि 60 साल के बाद पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 17.5 साल की है। यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए लंबे वक्त तक जीने के संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी, और इनमें भी महिलाओं के लिए, क्योंकि वो ज्यादा लंबा जीवन जिएंगी। सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी नीतियां पर्याप्त हैं? क्या भारत को अब शिशु मृत्यु दर और बच्चों के लिए बनाई गई दूसरी योजनाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी इकोनॉमी में भागीदार बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी? इस सवाल का जवाब हमारे विकसित भारत के सपने के साकार होने से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सर, क्या वाकई विकसित होने से पहले बुजुर्ग हो जाएगा भारत? ऐसा ही रहा है कि अभी हमें विकासशील देश बनने में कम से कम 25-30 साल तो और लगेंगे। अगर 6.5% की रफ्तार से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती रही तो हम $9,000 प्रति व्यक्ति की आय पे पहुंचेंगे, और विकसित देश होने के लिए $14,000 की जरूरत है। तो हमें 8% की बढ़त चाहिए। 8% की बढ़त 25-30 साल बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए हम विकसित देश होने के पहले ही बुजुर्ग देश हो जाएंगे, ये बात तो साफ नजर आ रही है। इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और यूथ के रोजगार पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो हमारी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि जब युवक जो शिक्षित होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और वो जो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसके हिसाब से वो फिर जो है सपोर्ट दे सकता है। अगर यूथ अशिक्षित रहा या कम शिक्षा वाला रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम रही, तो इतना सरप्लस नहीं पैदा करेगा जिसका जो फायदा फिर बुजुर्गों के जो सपोर्ट के लिए चाहिए होगा। तो इसलिए हमें इस समय ट्विन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। एक तरफ तो जो बुजुर्गों का उनका ध्यान है, दूसरी तरफ जो यूथ है उसकी शिक्षा पे और उसके रोजगार पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कि बुजुर्गों का ख्याल और जो मौजूदा प्रोडक्टिव आपके पास एज ग्रुप है उसको ज्यादा प्रोडक्टिव स्किल बनाने पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। अमेरिका में एक जरूरी मीटिंग होने वाली है जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन शामिल होंगे। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच ये मुलाकात बहुत बड़ी है, क्योंकि कनाडा विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों की द्विपक्षीय मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग, देखिए इस रिपोर्ट में। रात 12 बजे जयशंकर और ब्लिंकन की न्यूयॉर्क में मीटिंग होगी। दोनों लीडर्स तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, पर मीडिया से कोई सवाल नहीं लेंगे, और इसकी वजह है भारत कनाडा के बीच चल रहा खालिस्तान मुद्दा। क्या दोनों नेता मिलकर खालिस्तान पर कोई फैसला लेने वाले हैं? और क्या यही वजह है कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय खालिस्तान से जुड़े मुद्दे पर कमेंट करने से बच रहा है? जयशंकर ब्लिंकन की मीटिंग का एजेंडा क्या है, इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। निज्जर मामला सामने आने के बाद से अमेरिका खालिस्तान के मुद्दे पर बयानबाजी से परहेज कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले यूएन और फिर न्यूयॉर्क में अपने बयानों के जरिए भारत का रुख इस मामले पर साफ कर दिया है। विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा और अमेरिका को क्या संदेश दिया, वो भी जानना जरूरी है। पिछले एक हफ्ते में जयशंकर और ब्लिंकन की ये दूसरी मुलाकात होने वाली है, इसलिए वॉशिंगटन में सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों नेताओं की पिछली मीटिंग में भी खालिस्तान पर कोई बात हुई। जयशंकर सिर्फ ब्लिंकन ही नहीं, बाइडेन प्रशासन के बाकी सीनियर अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस बीच अमेरिका में भी खालिस्तान आंदोलन पर उंगलियां उठ रही हैं और सवालों के जवाब देने में बाइडेन प्रशासन को भी दिक्कत हो रही है। भारत ये बात कई बार कहता रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों की मौजूदगी चिंता का सबब है।
इस मामले को लेकर भारत ने अपने पश्चिमी दोस्त देशों को कई बार चिट्ठियां भी लिखी हैं और इन्हीं चिट्ठियों की अनदेखी करना भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्तों में आई खटास का एक प्रमुख कारण है। अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन के साथ भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात में एक अहम एजेंडा इन खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों को मिल रही पनाह का भी होगा। ऐसे में देखना होगा कि टोनी ब्लिंकन और जयशंकर की मुलाकात से क्या अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और नासा मिलकर एक ऐसा सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं जो भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी कर सकेगा। इस सैटेलाइट का नाम है निस्सार। आखिर इस सैटेलाइट से देश को क्या फायदा होगा और निस्सार की और क्या क्या खूबियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नासा और इसरो मिलकर निसार नाम के सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। इसे सबसे महंगे सैटेलाइट के तौर पर देखा जा रहा है। निसार सैटेलाइट के बारे में बताया जा रहा है कि इसके अनगिनत फायदे हैं। खास बात यह है कि नासा ने इसके लिए इसरो को चुना है। स्पेस के क्षेत्र में इसरो की धाक दिनों दिन बढ़ रही है। इसरो के रॉकेट पर अब दुनिया के ताकतवर मुल्कों को भी भरोसा है और उसका असर निसार के रूप में दिखाई भी दे रहा है। निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। इसका वजन 2600 किलोग्राम है, जिसकी लागत करीब 1.5 बिलियन डॉलर है। इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। निसार सैटेलाइट धरती पर 5 से 10 मीटर के दायरे में तस्वीरों को खींचने में सक्षम होगा। इसमें रडार इमेजिंग का उपयोग किया जा रहा है। अगले साल इसके अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। निसार सैटेलाइट जमीन, पानी और बर्फ की सतह के हर मूवमेंट को कैप्चर करेगा और छोटे से छोटे बदलाव की जानकारी एजेंसी तक पहुंचाएगा। इसकी मदद से समुद्र के बढ़ते जल स्तर को समझने में मदद मिलेगी। खास तौर से ग्लेशियरों के नेचर को भी समझा जा सकेगा। सैटेलाइट की मदद से इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसे समझने में मदद मिलेगी। यही नहीं, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के बारे में भी इस सैटेलाइट से जानकारी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा टूटकर 65,508 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी करीब 200 अंक फिसलकर 19,523 के अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 287 अंक गिरकर 44,300 के पास बंद हुआ। और मार्केट में आज पूरा एक्शन बताएंगे वरुण दुबे। देखिए, मंथली एक्सपायरी और कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच आज हमारे बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। ग्लोबल संकेत ठीक ठाक थे नहीं दिन के दौरान। अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स काफी वॉलेटाइल थे। एक समय था वहाँ पे भारी भरकम गिरावट देखने मिली थी। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे बाजारों पे देखने मिला और कुछ हद तक एक्सपायरी का इम्पैक्ट जो है वो भी हमारे बाजारों पे देखने मिला है। हमारे बाजार खुले ही जो थे वो काफ़ी हद तक कमज़ोर खुले थे, लेकिन दिन के दौरान एक भी बार ऐसा नहीं था कि जब आपको लगे कि बाजार में रिकवरी देखने मिल रही है। लगातार हमारे बाजार गिरते गए और अच्छी खासी गिरावट हुई। नो डाउट आखिरी घंटों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रिकवरी थी, लेकिन कोई मेजर रिकवरी नहीं थी। और 6 सितंबर के बाद पहले बार हमने 19,500 का जो लेवल है वो भी आज तोड़ा है। तो काफ़ी कमज़ोरी हमारे बाजार में आज देखने मिली और जितने भी सेक्टर्स थे, तमाम सेक्टर्स, हर जगह आपको लाल निशान में कारोबार देखने मिला है। अब देखिए, टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स 4-5% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने मिली। एशियन पेंट्स यहाँ पे भी 3-4-5% के आसपास की गिरावट थी। LTI-90, डीवीज लैब जैसे काउंटर से जहाँ पे गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट एशियन पेंट्स में तो अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे पेंट स्टॉक्स भी गिरे थे, क्योंकि कच्चा तेल जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट काफ़ी सारी FMCG कंपनीज पे पड़ रहा है और पेंट स्टॉक्स पे भी पड़ रहा है। निफ्टी गेनर्स में LNT था। UBS ने यहाँ पे 3600 रुपये का लक्ष्य दिया, अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं, उसका इम्पैक्ट था। इसके अलावा एक्सिस, भारती, पावर ग्रिड में हल्की फुल्की खरीदारी देखने मिली। फोकस में HOEC का काउंटर था। ब्लॉक डील का इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला। MCX, हमने जो आपको खबर दी थी कि ये जल्द से जल्द अपना जो नया सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल शुरू करेंगे, इसका औपचारिक ऐलान आया। उसके बाद MCX में देखिए सबसे बेहतरीन तेज़ी थी। FNO का टॉप गेनर था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बर्जर पेंट्स, क्योंकि पेंट स्टॉक्स आज कमज़ोर थे, क्योंकि कच्चे तेल में जो बढ़ोतरी हुई है, इनके रॉ मटेरियल था, बर्जर पेंट्स में गिरावट थी। यात्रा ऑनलाइन, आज इसकी लिस्टिंग हुई, कमज़ोर लिस्टिंग थी और पूरे दिन ये स्टॉक जो है थोड़ा बहुत दबाव में था। लूजर्स की बात करें तो वोल्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर, मिड कैप में EKI एनर्जी, उर्गो कैपिटल, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे काउंटर से जहाँ पे 4 से 5% के आसपास की गिरावट थी। थोड़े बहुत मिड कैप स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पे खरीदारी भी थी, जिसमें फिनोलेक्स था, मैपमा इंडिया था, SJVN, लिबर्टी शूज़, इनफैक्ट जो फुटवेयर स्टॉक्स थे वहाँ पे आज थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिली है। तो अच्छी खासी गिरावट आज एक्सपायरी के दिन हमारे बाजारों में देखने मिली है।
दिग्गजों में तो गिरावट थी, साथ ही साथ ब्रॉडर मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो दिन के दौरान गिरावट बढ़ी है। ग्लोबल मार्केट का तो थोड़ा बहुत हाथ है ही इसमें, साथ ही साथ काफी हद तक एक्सपायरी का इम्पैक्ट जो है वो भी हमारे बाजारों पे देखने मिला है। 3 अक्टूबर से नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने की खबर एमसीएक्स के लिए कितनी बड़ी राहत है, ये बताने के लिए है अरमान। देखिए, एमसीएक्स पर आपको फोकस रखना है। सबसे पहले तो जी बिजनेस की जो एक्सक्लूसिव खबर थी उस पर मोहर लगते हुए दिखी है। जी बिजनेस ने आपको पहले ही बताया था कि जो कंपनी है वो 3 दिसंबर को नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जो है एमसीएक्स शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। अब उसके लिए अब एमसीएक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उनका 63 मून्स के साथ टाई अप था उसके लिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा था तब उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे चुकाना पड़ रहे थे। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 30 सितंबर 2022 को ख़त्म हो गया था। उस समय के बाद जब 7 अक्टूबर 2022 को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ तब 60 करोड़ पर क्वार्टर का जो है 63 मून्स उनसे चार्ज कर रही थी। फिर 30 दिसंबर 2022 को 2 तिमाहियों के लिए वापस रिन्यू हुआ, पर उस समय हर तिमाही का जो है 81 करोड़ जो है वो सॉफ्टवेयर चार्जेस बढ़ गए। और उसके बाद अभी रिसेंट में अगर आप बात करें 29 जून को जब वापस रिन्यू किया गया 2 महीने का, तो यही चार्जेस 125 करोड़ प्रति क्वार्टर जो है वो होते हुए दिखे। और ये आपको अगर आप देखें कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी आपको क्लियर कट दिख रहा है। जो Q2 FY23 में कंपनी के सॉफ्टवेयर चार्जेस 21 करोड़ के आसपास के थे वो अगले क्वार्टर में बढ़ के 68 करोड़ हो गए। और Q1 FY24 की बात करें तो वो बढ़कर 89 करोड़ के आसपास हो गए। हालांकि Q2 और Q3 में 125 करोड़ उनको सॉफ्टवेयर चार्जेस भी देना होंगे और उसी के साथ साथ जो नए प्लेटफॉर्म की चार्जेस हैं वो भी देना होंगे। पर ये कंपनी के लिए एक बड़ी राहत जो है वो आती हुई दिखी है। बीता महीना रियल एस्टेट के लिए कैसा रहा, मांग, कीमत और इन्वेंट्री कैसी रही, ये सब बताएंगे वरुण। देखिए, अगस्त का महीना जो है वो रियल एस्टेट कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतर रहा है। नुवामा की एक रिपोर्ट है जो कि बता रही है कि अगस्त के महीने में जो मांग है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो करीब 20% और महीने दर महीने करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। इनफैक्ट जनवरी से अगस्त तक अगर आप देखेंगे तो मांग में करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सप्लाईज नो डाउट सुधर रहे हैं लेकिन वहाँ पे केवल 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि सप्लाई के मुकाबले मांग में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट जो नए लॉन्चेस है अगस्त के महीने में 2% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ हुई है और जनवरी से अब तक तो करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। हालांकि ये कंसोलिडेटेड 7 जो मेजर सिटीज़ है उनके बारे में डेटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु का देखने मिला है, जहाँ पर महीने दर महीने अगर आप देखेंगे तो करीब 53% और साल दर साल करीब 55% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो मांग में देखने मिली है। NCR, कोलकाता और मुंबई का जो रीजन है महीने दर महीने वहाँ पे हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स में वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। प्राइजेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, खासकर बेंगलुरु में जो है वहाँ पे और NCR में प्राइजेस जो है उसमें अगस्त के महीने में 22 से 28% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। बाकी पुणे, हैदराबाद, चेन्नई में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, बाकी रीजन्स में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है। इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री लेवल पहले 22 महीने के आसपास था पिछले साल अगस्त में, वो अब गिर के 17 महीने के आसपास आ चुका है। 4-5% के आसपास की गिरावट जो है वहाँ पे भी देखने मिली है। तो अगस्त का महीना रियल एस्टेट कंपनियों के लिए अच्छा रहा है, मांग में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लेवल भी अब कम होते जा रहा है। आज गनर्स डे है और इस दिन को भारतीय तोपखाना अपने रेजिंग डे के तौर पर मनाती है। भारतीय सेना का तोपखाना अब 197 साल का हो चुका है। 28 सितंबर 1827 को पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। साल 1827 में इस रेजिमेंट का नाम 5 माउंटेन बैटरी था और अब इसका नाम 57 फील्ड रेजिमेंट है। हर साल भारतीय सेना के तोपखाने के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गनर्स डे मनाया जाता है। भारत की तोप, सीमा पार बैठे दुश्मन में खौफ। भारतीय सेना के तोपखाने का मुख्य हथियार अब 155 मिलीमीटर की तोपें ही होंगी। 2040 तक भारतीय सेना के तोपखाने की सारी तोपें इसी कैलिबर की ही होंगी।
ATAGS 155 मिली कैलिबर में दुनिया में सबसे लंबी रेंज की तोप है जो 48 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। माउंटेड गन सिस्टम यानी MGS की जरूरत भारतीय सेना को सबसे ज्यादा है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों तक किसी ट्रक के पीछे टो करके तोप को ले जाना खासा मुश्किल होता है, लेकिन MGS में तोप ट्रक में ही लगी होती है, इसलिए पहाड़ी रास्तों में ले जाना भी आसान होता है और उसे तुरंत अपनी जगह से हटाना भी। MGS के लिए भी भारतीय कंपनियों को ही मौका दिया जाएगा। 300 स्वदेशी शारंग तोपों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। शारंग पुरानी 130 मिलीमीटर की तोपें हैं जिन्हें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 155 मिलीमीटर का बनाया है। ये तोपें सेना को मिलनी शुरू भी हो गई हैं। लड़ाई के समय तोपें दुश्मन का सबसे मुख्य निशाना होती हैं। इसीलिए फायर करने के बाद तोपों को अपनी जगह तुरंत छोड़ना जरूरी होता है। K9 वज्र और माउंटेड गन सिस्टम दोनों में ही ये सुविधा है। इसीलिए 100 और K9 वज्र खरीदी जा रही हैं और साथ में माउंटेड गन सिस्टम भी। साथ ही अगर भारतीय सेना के तोपखाने में सारी तोपें एक ही कैलिबर यानी 155 मिलीमीटर की होंगी तो उनके लिए गोलों की आपूर्ति करना भी आसान होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। रेबीज का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह बीमारी यूं तो जानवरों की लार से संक्रमित होने पर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने से ही इसका खतरा होता है। दुनिया के 36% रेबीज की मौत के मामले भारत से आते हैं। आज वर्ल्ड रेबीज डे है, इसलिए इंसान और कुत्ते के रिश्ते पर उठ रहे सवालों पर हमारी ये रिपोर्ट देखें। ये तस्वीरें किसी भी गली मोहल्ले शहर की हो सकती हैं। इंसान और कुत्तों का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन बीते दिनों ये रिश्ता दागदार हुआ है। शहर शहर कुत्तों के आक्रामक होने की खबरों ने इंसान को चिंता में डाला है। ये चिंता सिर्फ इंसानों के कुत्ते को देखकर पैदा होने वाले डर की नहीं, बल्कि ये चिंता है रेबीज जैसी बीमारी की भी। वो रेबीज जिसके मामलों में भारत वर्ल्ड लीडर कहलाता है। कुत्तों और इंसानों के बीच रिश्ते को लेकर दो पक्ष हैं। एक पक्ष है डॉग लवर्स का, जो दुनिया को कुत्तों के और करीब लाना चाहता है, और दूसरा वो जो कुत्तों से उचित दूरी चाहता है। आपका फ्लैट नंबर बताइए। व्हाट इज योर फ्लैट नंबर? हाँ, दिख गई। अब ये जाए। कुत्तों को पालना या उन्हें प्यार देना कोई अपराध नहीं है। सदियों से कुत्ता इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है और आज भी देश की सेना हो या पुलिस, ट्रेन डॉग्स इनकी मजबूत कड़ी होते हैं। कुत्तों की स्वामी भक्ति की बातें भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जब यही कुत्ते आक्रामक हो जाए या हिंसक हो जाए तो भरोसे की कड़ी टूट जाती है। सरकार के आंकड़ों की माने तो 2021 में कुत्ते के काटने के 17 लाख से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। 2022 में ये आंकड़े 14.5 लाख के आसपास रहे। सिर्फ डॉग बाइट ही नहीं, बल्कि भारत में जानलेवा रेबीज के आंकड़े भी डराने वाले हैं। लैंडसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज के संक्रमण से करीब 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए कुत्तों और इंसानों के बीच सुरक्षित संतुलन का रिश्ता बेहद जरूरी है। ये संतुलन मुमकिन है थोड़ी सी जागरूकता से। डॉग्स पालने वाले जरूरी एहतियात बरतें, उन्हें तय समय पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाते रहें। कुत्ते की अच्छी ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि टहलाने के लिए बाहर निकले तो कुत्ते के मुंह पर मास्क हो। सार्वजनिक पार्कों में कुत्तों को ना टहलाएं। उन जगहों पर जाने से बचें जहां बच्चे खेल कूद करते हों। लिफ्ट का इस्तेमाल नियमों से करें। संक्रमण या बीमारी से दूर रखने के लिए डॉग की पशु चिकित्सक से नियमित जांच करवाएं। खासकर उस ब्रीड के कुत्ते को कतई न पालें जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। डॉग लाने से पहले स्थानीय नगर निकाय या प्रशासन से जरूरी परमिशन जरूर लें। घरेलू पेट से इंसानों को इतना खतरा नहीं होता, लेकिन आवारा कुत्ते किस तरह बिहेव करेंगे ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए आवारा कुत्तों की संख्या का नियंत्रण स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाता है। इसके अलावा जो लोग आवारा कुत्तों को फीड करते हैं, उन्हें भी डॉग से दूरी पसंद करने वालों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हाल ही में गाजियाबाद में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। बच्चे ने डर से इस बात को घर में नहीं बताई। नतीजन रेबीज के संक्रमण से उसकी मौत हो गई। अगर समय पर बच्चे को रेबीज के टीके लग जाते तो उसकी मौत नहीं होती। ऐसे में कुत्ते ही नहीं, बिल्ली और बंदर के काटने पर ऐसी कोई लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि अगर रेबीज का संक्रमण एक बार बॉडी में फैल गया, ये लाइलाज होता है। कुल मिलाकर इंसान और कुत्ते के बीच रिश्तों का संतुलन बेहद जरूरी है, ताकि दोनों का सह अस्तित्व सलामत रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब खबरें एशियन गेम्स से। तो एशियाई खेलों में भारत ने अपना जलवा बरकरार रखा है। खेल के 5वें दिन भारत की झोली में एक और गोल्ड आ गया है। भारत के सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह और शिवा नरवाल की तिकड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मेंस इवेंट में आज का पहला गोल्ड दिलाया। वहीं भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी ने 60 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर जीता। घुड़सवारी के इंडिविजुअल इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स में अब तक 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज समेत कुल 25 मेडल जीत चुके हैं। और एशियन गेम्स में आज 13 साल बाद वुशु में भारत की बेटी रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ा दिया। चीन की जमीन पर उसी के पारंपरिक खेल में यह खिताब जीतना आसान नहीं था, लेकिन मेहनत और लगन के बूते मणिपुर की रोशिबिना ने यह मुकाम हासिल कर लिया। चीन की जमीन पर उसके पारंपरिक खेल में सिल्वर जीतने वाली ये है भारत के मणिपुर की रहने वाली रोशिबिना। उन्होंने वुशु में भारत को 13 साल बाद सिल्वर मेडल दिलाया। बहुत अच्छा लगा, पर जैसे चाहता है पूरा सेटिस्फाई तो नहीं हुआ, पर नेक्स्ट टाइम हम अच्छा से करेंगे और देश के लिए गोल हासिल करेंगे। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियाई खेल के 5वें दिन भारत के पदक का खाता वुशु में खुला। जिस खेल ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, जो खेल के खिलाड़ी एक दबाव में कहें या फिर बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद चीन में पहुंचे थे, लेकिन उस खेल में एक ऐतिहासिक सिल्वर मेडल हासिल हुआ है हमको। और चीन में आकर जो चाइनीज मार्शल आर्ट का ट्रेडिशनल गेम है, उसमें आकर जो है वुशु में सिल्वर मेडल जीता है। मणिपुर में हिंसा के बीच एशियन गेम्स में हिस्सा लेना रोशिबिना के लिए आसान नहीं था। मणिपुर के सबसे प्रभावित इलाके बिष्णुपुर से रोशिबिना आती हैं, जहां एक और देश के लिए खेलने का गर्व उनके मन में था, वहीं दूसरी ओर परिवार की चिंता भी थी। एशियन गेम्स के शुरू होते ही वीजा विवाद के चलते चीन न आ पाने वाले अपने साथियों के लिए रोशिबिना ने दुख जताया और कहा अगर आज वो यहाँ होते तो मेडल जरूर जीतते। मेरा जो पार्टनर था वो भी मेडल आना था, पूरा होप था सर लोग भी, पर नहीं आ पाया, इसलिए बहुत अच्छा नहीं लगा, वो लोग नहीं आ पाया। भारत की वुशु खिलाड़ी रोशिबिना का लगातार एशियाई खेल में दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने जकार्ता में 2018 खेलों में कांस्य पदक जीता था। कठिन परिस्थितियों और तनावपूर्ण माहौल के बीच रोशिबिना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। लगातार मेहनत के साथ रोशिबिना ने अपना फोकस सिर्फ खेल पर रखा। यही वजह है कि आज रोशिबिना की आंखों में देश को गौरव देने की चमक साफ दिख रही है। 22 साल की रोशिबिना देवी ने भारत को 13 साल के बाद वुशु में सिल्वर मेडल दिलाया। रोशिबिना की पूरी कहानी कई संघर्षों से भरी है। साथ ही मणिपुर में जो भी हुआ उसका उस पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि वो जहां से आती हैं वहां पर भी बहुत सी हिंसा देखी गई। वो रोशिबिना के लिए एक मुश्किल समय था, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और लक्ष्य था कि वो एशियन गेम्स में आकर अपने देश के लिए मेडल जीत पाए। कैमरा पर्सन शंकर शर्मालिक के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, हांगझोउ। वर्ल्ड कप खेलने आई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हैदराबाद में स्वागत देखकर पूरा पाकिस्तान खुश है। भारत की धरती पर मिले सम्मान से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी गदगद हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कभी बिरयानी की चर्चा कर रहे हैं तो कभी पाकिस्तान की जनता स्पेशल प्रोटोकॉल का जिक्र कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया से सोशल मीडिया तक हर जगह टीम बाबर को मिले ग्रैंड वेलकम की खबरें छाई हुई हैं। हैदराबाद में टीम बाबर का वेलकम देकर पाकिस्तानी जनता भारत को थैंक यू कह रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस खुशी से मानो पागल हो गए हैं। हवाई अड्डे पर मिले प्यार का ऐसा असर हुआ कि पाकिस्तानी वर्ल्ड कप हारने को भी तैयार है। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई है। टीम रोहित के साथ टीम बाबर का पहला मुकाबला 14 अक्टूबर को होगा, पर पाकिस्तानी फैंस तो भारत की मेहमान नवाजी पर फिदा है। कोई भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है तो कोई सीमा पार रिश्ते सुधारने की वकालत करने लगा है। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला और सरहद पार से आतंक की साजिश रचने वाला पाकिस्तान हैदराबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें देखकर हैरान है। पाकिस्तानियों को अपने नेताओं की टेरर सपोर्टर वाली हरकतें मालूम है, इसलिए उन्हें भारत में सम्मान मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। पर हैदराबाद ने जो किया वो देखकर हर पाकिस्तानी खुश है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 7 साल बाद भारत आई है।
पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से भले ही दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट कायम हो, मगर जब बात खेल भावना और मेहमानों के स्वागत की आती है तो भारत से बेहतर कोई मेजबान नहीं हो सकता। हैदराबादी बिरयानी खाने के बाद बाबर आजम ने जो कहा वो भी पाकिस्तान में चर्चा का सबब बना हुआ है। वर्ल्ड कप के लिए पहुंच रही दुनिया की हर एक टीम का स्वागत और सम्मान करने में भारतीयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही स्वागत करता है। इससे पहले अफगानिस्तान की टीम का भी शानदार स्वागत हुआ। यही भारत की संस्कृति और पहचान है। असल में पाकिस्तानियों को दुनिया में कहीं ऐसा सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए वो 7वें आसमान पर है। पर पाकिस्तान को ये याद रखना होगा कि 14 अक्टूबर को जब अहमदाबाद में विश्व कप का मुकाबला होगा तो टीम इंडिया रनों की बरसात के साथ टीम बाबर का इस्तकबाल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।